नमस्कार। ब्रह्म विद्या के इस अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर कुछ सवाल लिए थे। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए हैं, तो अब बाकी सवालों को आज हम लेते हैं। और हमारे पे जो कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि कॉमन सवाल हैं और वो हिंसा से रिलेटेड हैं, वायलेंस से रिलेटेड हैं। जैसे कि मणिपुर के अंदर जो वायलेंस हुई है, छोटे बच्चों पे जो वायलेंस होती है, फिर अपराधी कुछ वायलेंस करते हैं, उस पर पुलिसकर्मी या आर्मी वाले वो एक्शन लेते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। और हमारे पास एक सवाल और है इससे रिलेटेड कि हम लोग दूसरों को सताने वाले जो होते हैं अपराधी, उनके बारे में भी बात करी गई है। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, मगर ये 4-5 सवाल जो हैं करीबन हिंसा के ऊपर एक तरीके से कॉमन सवाल आ गया ये। तो अगर हम देखें, हिंसा या वायलेंस बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। हम बहुत छोटे में मोटे मोटे तरीके से हिंसा के बारे में समझते हैं। हिंसा क्यों करी जाती है? चाहे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे, चाहे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर, चाहे एक देश दूसरे देश के ऊपर जब हिंसा करता है, तो जो उसका जो मूल भाव है, जो मूल है, प्रिंसिपल हम कह लें वायलेंस का, वो सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो अगर हम एक को समझ लेंगे तो हम बाकियों को भी समझ लेंगे। अब देखिए, वायलेंस का पहला कारण जो अगर हम समझें तो वो ये है कि मैं चाहता हूं कि दूसरा मेरी बात माने, तो मैं हिंसा करता हूं, उसको मैं बाय फोर्स, ताकत से अपनी समझाता हूं कि भाई जो मैं कह रहा हूं वो सही है और तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैं सही हूं। दूसरा वायलेंस का जो कारण बनता है वो होता है कि जब मेरे को किसी को सज़ा देनी है, किसी ने मेरे साथ गलत करा है, मुझे लगता है कि आपने मेरे साथ गलत करा है और मुझे अब आपको सबक सिखाना पड़ेगा। आपको मैं अब हिंसा के माध्यम से, या तो बोल के माध्यम से, गालियां दे के, बुरा भला कह के, या फिर मारपीट करके आपको मैं समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि आप ये काम मेरे साथ नहीं कर सकते। आपको मैंने सज़ा देनी है, आपको मैंने समझाना है इस तरीके से कि दोबारा आप ये गलती ना करें। मैं वैसा नहीं हूँ जिससे आप ये टाइप का काम कर सकते हैं। तो ये मैं एक तरीके से हिंसा से समझाता हूँ, सज़ा देता हूँ। तीसरा आता है कि हिंसा से हम कुछ पाना चाहते हैं, हम लूटना चाहते हैं, जो चीज़ हमारी नहीं है हम ज़बरदस्ती लेना चाहते हैं। तो हम चोरी चकारी डकैती, ये सब इसमें हिंसा होती है। तो हम हिंसा करते हैं कुछ पाने के लिए, किसी से कुछ चीज़ छीनने के लिए। तो ये तीनों प्रकार की हिंसा हम समझ सकते हैं और ये जो हमारे सवाल हैं वो सब इन्हीं से रिलेटेड हैं। तो जब हमने हिंसा करी तो हमने इन कारणों से हिंसा करी, चाहे मणिपुर के अंदर हमने करी। अब आप खुद अपनी तरह से देखेंगे जब दुनिया के अंदर कि नाना प्रकार की जो हिंसा हो रही हैं उनमें यही प्रकार आएंगे। जब हम एनालिसिस करेंगे तो यही निकल के आएगा। तो हिंसा तो अब हमें समझ में आ गई कि एक व्यक्ति दूसरे पे करे, चाहे एक ग्रुप दूसरे पे ग्रुप पे करे। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम देखें 1984 के जो राइट्स हुए थे, उसके अंदर जो मॉब था, जो भीड़ थी, उसने हिंसा करी किसी एक ग्रुप के खिलाफ। उनको इससे कोई लेना देना नहीं था कि कौन है वो, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, मगर हिंसा करनी थी। हिंसा करी, लूट करी, मारा गया लोगों को, बहुत कुछ काम गलत हुए। तो हम जब अब इसको इस संदर्भ में हिंसा को देखते हैं, वायलेंस को देखते हैं, मणिपुर, छोटे बच्चों पे वायलेंस, और जो ये सवाल जो पूछे गए थे इनके अंदर जो अपराधी गलत काम करते हैं, इन सबको हमने देखा। अब इसी से रिलेटेड जो सवाल पूछा गया था वो ये था कि जब अपराधी करता है अपराध और उसको फिर या तो आर्मी या पुलिस वाले पकड़ते हैं या मारते हैं, तो क्या वो भी हिंसा नहीं है? तो एक चौथी प्रकार की फिर बात आती है और वो आती है एक और टाइप की हिंसा, जिसमें मैं अपने आप को बचाता हूँ। मैं अपने आप को बचाता हूँ, अपने परिवार को बचाता हूँ, अपने घर को बचाता हूँ, डिफेंड करता हूँ।
जब मेरे पे कोई हिंसा करता है, मेरे परिवार पे कोई हिंसा करता है, मेरे घर पे आके अटैक करता है, हिंसा करता है, तो मैं जब बचाता हूँ और उसके बदले में अगर मैं हिंसा करता हूँ, तो भी हम इसको हिंसा की कैटेगरी में तो डाल सकते हैं। मगर ये हिंसा और जो हमने पहले 3 जो हिंसा की बातें करी हैं, उसमें फ़र्क है। जब मैं अपने आप को बचाव के अंदर हिंसा करता हूँ, तो हम हिंसा के रूप में नहीं देख सकते। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि एक पुलिसकर्मी एक शहर या अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने थाना, अपने एरिया को बचाने के लिए काम करता है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ पे हिंसक तत्वों को कंट्रोल में लाने के लिए हिंसा अगर उसे करनी पड़ती है, तो उसको भी हम ये चौथी कैटेगरी में डालेंगे। वो भी वो वाली हिंसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत रूप में किसी को सज़ा देने के लिए, किसी से कुछ लूटने के लिए या किसी को कोई बात मनाने के लिए कर रहा है। वो तो एक कानून जो है उस एरिया का मैन मेड जो लॉ है, उसको वो एनफोर्स कर रहा है। तो एक पुलिसकर्मी, एक होम गार्ड, एक एरिया के इलाके के जो लॉ एंड ऑर्डर के जो इन्फोर्सर्स हैं, वो जब कार्य करते हैं और अगर उनको हिंसा करनी पड़े तो वो मजबूरन करते हैं, इसको भी हम हिंसा नहीं कहते। वैसे ही जब एक देश का सैनिक जब अपने देश को बचाता है, उसके ऊपर अटैक हुआ है उसके देश पे, और वो बचाने के लिए जब वो हिंसा करता है, तो उसको भी हम हिंसा नहीं कहते। उस प्रकार की हिंसा जो कि एक व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। तो ये जो प्रकार हैं हिंसा के, इनको समझने के बाद अब हमें समझ में आता है कि जो पहले 3 प्रकार की जो हिंसा हैं, जो हमने बात करी, जो टाइप्स ऑफ वायलेंस हैं, जिसमें मैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने जो सोच रहा हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है उसको ठीक करने के लिए, कि मेरी बात नहीं मानी गई, मेरे को नीचा दिखाया गया, उसको सज़ा देने के लिए, दूसरे को लूटने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए कि मैं बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, आप कैसे मेरे सामने अपना सिर उठा रहे हैं। मैं अपने व्यक्तिगत अपने राय को रखने के लिए और अपनी ताकत को दिखाने के लिए जब हिंसा करता हूँ, तो उसमें जो कर्म मैं कर रहा हूँ उसका इफ़ेक्ट कड़वा ही आएगा, कड़वा फल ही मुझे बदले में मिलेगा। और जब मैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने ग्रुप की सुरक्षा के लिए, अपने शहर की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए जब मैं खड़ा होता हूँ, तो फिर मैं वो हिंसा नहीं कर रहा हूँ, उसका फल मीठा आएगा। अगर उस हिंसा के अंदर, जो हिंसा मैं अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ, उसमें मेरा एक व्यक्तिगत भाव अगर आ जाता है, बदला लेने का व्यक्तिगत भाव आ जाता है कि मैंने इस व्यक्ति को टॉर्चर करना है, जो मेरे अब गिरफ्त में आ चुका है, जैसे कि मैं पुलिस का व्यक्ति हूँ और अब मैं टॉर्चर कर रहा हूँ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी पर्सनल जो मेरे अंदर जो भरा पड़ा है क्रोध, उसको निकालने के लिए, तो फिर मैं एक ऐसा गलत कर्म कर रहा हूँ जिसका फल फिर कड़वा ही आएगा। जब तक मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ और सुरक्षा के हिसाब से सुरक्षा बल का एक हिस्सा बन के मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, तो फिर उसका फल कड़वा नहीं आएगा। तो अब मुझे आशा है कि ये हिंसा से रिलेटेड आपको बात कुछ समझ में आ गई होगी। अब ये तो बात हुई हिंसा की, मनुष्य के खिलाफ। एक और प्रकार की हिंसा होती है और वो होती है जब मनुष्य जानवरों पे करते हैं। तो जानवरों पर कैसे हिंसा होती है? जानवरों पे हिंसा होती है जब हम किसी जानवर को मारते हैं। अगर हमारे पास एक जानवर है जिसको हमने पेट अपना रखा है, पालतू जानवर है, और उसके साथ हम अच्छा सलूक नहीं करते हैं, उसको हम मारते हैं, उसको खाना नहीं देते हैं टाइम पे, उसको जैसे उसकी देखभाल करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, तो भी हम एक प्रकार की हिंसा कर रहे हैं। दूसरे प्रकार की हिंसा हम करते हैं जानवरों पे, जब हम उनको मारते हैं या मरवाते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि हमें उनका मीट खाना है। यानी वो लाश जो है उस मृत जानवर की, उसको हम पका के या तो खुद पकाते हैं या किसी से पकवाते हैं और हम खाते हैं। मारा हमने नहीं है, मगर हमारी वजह से वो मारा गया है। फिर ऐसे ही हम जानवर पे हिंसा करते हैं जब हम शिकार पे जाते हैं और बिना किसी बात के, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए हम शिकार करते हैं और जानवरों को मारते हैं।
फिर एक और प्रकार की हिंसा हम करते हैं जानवरों पे, जब हम जानवरों को इस्तेमाल करते हैं दवाइयों का असर देखने के लिए। जब नई दवाई बनाई जाती है तो उसका असर, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट जानवरों पे करे जाते हैं। इसमें बंदर, बिल्ली, कुत्ते, ये बहुत आम तरीके से इस्तेमाल करे जाते हैं। सूअर भी इस्तेमाल करे जाते हैं। फिर ऐसे ही एक्सपेरिमेंटेशन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी होते हैं। वहाँ पे जब नए टाइप की कॉस्मेटिक्स को डेवलप करा जाता है, क्रीम्स को, लोशंस को, ड्रॉप्स को, इंजेक्शंस को, तो वो भी जानवरों के ऊपर पहले टेस्ट करा जाता है। अगर जानवर उसको बर्दाश्त कर ले, उनके अंदर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है, तो वो एक टाइप के एक्सपेरिमेंटेशन सक्सेसफुल होती है और फिर आगे वो आगे उस प्रोडक्ट को और दोबारा रिफाइन करते हैं और देखते हैं कैसे उसको मार्केट में लाया जाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मनुष्य जो हैं जानवरों पे भी हिंसा करते हैं और जानवरों के ऊपर हिंसा करने का जो कर्म बनाते हैं वो तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि वो अच्छा नहीं हो सकता। जो फल आएगा वो कड़वा ही आएगा। तो इतना अब हम समझ चुके हैं अगर कि कड़वे फल हम कहाँ से बना रहे हैं, तो हमें हिंसा के बारे में बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। अगर हमारे को कड़वा फल नहीं चाहिए तो हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, हमें बचाव करना पड़ेगा अपने ही बर्ताव में, क्योंकि हमारे पास में है फ्री विल। फ्री विल का मतलब है कि मैं स्वतंत्र हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ उसको मैं कर सकता हूँ। मैं प्रकृति के नियम को तो नहीं तोड़ सकता हूँ। मैं ज़रूर जो मेरे इलाके के जो कानून हैं, जो कायदे हैं, जो खुद के बनाए हुए हैं, मैन मेड लॉज हैं, उनका उल्लंघन ज़रूर कर सकता हूँ, मगर उसके लिए भी फिर मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी अगर मैं पकड़ा गया तो वहाँ पे भी मेरी स्वतंत्रता तो है, मगर मेरी स्वतंत्रता कुछ सीमित दायरों में भी है। कि जैसे अभी हमने बोला प्रकृति के नियम, फिर हमने बोला मैन मेड लॉज, और तीसरा है कि मेरा अपना बिलीफ सिस्टम क्या है। अगर मैं ये मानता हूँ कि नवरात्रों के अंदर मुझे को मीट नहीं खाना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, तो ये मेरा अपना बिलीफ सिस्टम है। तो मैं स्वतंत्र हूँ कि मैं करवा भी सकता हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ कि मैं ना भी करवाऊँ। तो ये मेरी मर्जी है, मगर मैं अपने आप को बांधता हूँ अगर किसी बिलीफ से, किसी सिस्टम से, तो मैं बंध जाता हूँ, हालांकि मैं हूँ स्वतंत्र। ऐसे ही अगर मेरे घर के अंदर मीट खाया जाता है और अब मेरी समझ में आ चुका है कि मीट खाना ठीक बात नहीं है, तो मैं स्वतंत्र हूँ कि मैं उसको छोड़ूं। मेरे घर के लोग डेली मंदिर जाते हैं पर मेरी कोई आस्था नहीं है मंदिर के अंदर, तो मैं स्वतंत्र हूँ कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हैं जो मेरे अपने बनाए हुए हैं या जिनको मैं मानता हूँ किन्हीं भी कारणों से, तो मैं उनसे बंधा हुआ अपने आप को पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी स्वतंत्रता, मेरी फ्री विल कम है, पर ऐसा है नहीं। इस फ्री विल को हमने पिछले एपिसोड्स में कहा था क्रियामान कर्म, यानी मैं अपने जो करंट, जो अभी जो कर्म कर रहा हूँ, उसी को हम कहते हैं क्रियामान कर्म। तो क्रियामान कर्म हमारे हाथ में है, पिछला कर्म हमारे हाथ में नहीं है। कई सवाल ऐसे दोस्तों के आए हैं हमारे कि कर्म कब स्टार्ट होता है, कैसे बनता है, कैसे परिणाम उसके हमारे पास आते हैं। तो अगर हम अपने आप को पाते हैं कि हम अमीर घर में पैदा हुए हैं, जैसे किसी ने सवाल पूछा है कि अंबानी और अडानी के कौन से कर्म किए हैं जो इनके घर में जन्म ले रहे हैं, हमने बात करी इन सब के बारे में। प्रारब्ध कर्म के बारे में हमने बात करी कि संचित में से निकल के आता है और वो कैसे आता है। जब हम आते हैं प्रारब्ध के साथ में, तो वो जो कर्म लेके आते हैं उनको हमें भोगना ही पड़ेगा, और हमारे ही कर्म हैं जो हम बना रहे हैं, और वही कर्म की वजह से हमारे को ये सर्कमस्टांसेस मिल रहे हैं जिसमें हम आ रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी आज इस एपिसोड में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हम अभी कुछ और नियमों को जब तक समझेंगे नहीं, ये सवाल का हम जवाब नहीं दे पाएंगे कि जैसे कर्म की शुरुआत कब होती है, अकाउंट अगर ज़ीरो होता है तो कर्म कैसे बनता है, क्या कर्म के अंदर कोई इनजस्टिस हो सकती है कि यानी जो मैंने करा ही नहीं उसका मुझे फल मिल सकता है। कर्म करने का जो तरीका है
वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो वो अब कॉम्प्लेक्सिटी का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। किसी आदमी को एक सांप ने, जहरीले सांप ने काटा और वो मर गया, तो सवाल ये उठता है कि क्या भाई उस आदमी ने किसी टाइम पहले किसी सांप को भी काटा था क्या, या किसी सांप को इंजेक्शन लगाया था जहर का? ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि एकदम एग्जैक्टली वैसे ही प्रीवियस कर्म होगा, पहला कर्म होगा, जिसकी वजह से अब हमारे को वो फल मिल रहा है। हमें इसमें थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी समझने के लिए, और थोड़ा अध्ययन और करना पड़ेगा। ये हम बातें आगे करेंगे, और जब हम एवोल्यूशन का सिद्धांत समझेंगे तब हमारे को ये समझ में आएगा कि ये जो कर्म का नियम है कैसे एग्जीक्यूट होता है। जो इसके निर्धारक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं कर्म के सिद्धांत के, वो किस तरीके से देखते हैं कि क्या अच्छा कर्म है और क्या बुरा कर्म है। तो वो बात हम आगे चल के करेंगे, इस टॉपिक को रिविजिट करेंगे जब उन सिद्धांतों के ऊपर हम बात करेंगे। अब हम आते हैं कि कर्म, हम सवाल अब आता है कि कर्म जब हम करते ही जा रहे हैं और जब कर्म का फल हम भोगते ही जा रहे हैं, तो ये साइकिल ख़त्म होगी कि नहीं होगी? क्योंकि कर्म तो हम करना ही है। 4 लेवल्स पे हमने कर्म करे हैं। एक तो हम मन के अंदर कर्म करते हैं सोच के, एक हम भावनाएं, हमारी जो इच्छाएं आती हैं वो भी कर्म बनाती हैं उस लेवल पे, माइंड के लेवल पे। तीसरा हम बोलने पे करते हैं, और चौथा हम अपने हाथों से करते हैं, जो हम एक्शन करते हैं। तो चारों लेवल्स पे हम लगातार कर्म करते हैं, तो इनके फल तो आएंगे। तो फिर जब फल आएंगे तो हम इनके साथ में बंधे हुए हैं। फिर अगर हम इनके साथ में बंधे हुए हैं और ये सिलसिला चलता ही रहेगा, तो फिर ये कब रुकेगा, या क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये बार बार ये कर्म हम करेंगे, फल आएगा, करेंगे, आएगा, तो इसका एंड पॉइंट कोई है कि नहीं है? ये भी लिंक्ड है लॉ ऑफ एवोल्यूशन के साथ में। आज हम सब इतनी बात करेंगे कि हम कर्म करते हुए कर्म के फलों से बच सकते हैं। शर्त इसमें एक ही है कि कर्म करने वाला ये ना सोचे कि मैं कर्म कर रहा हूँ या मैं अपने लिए कर्म कर रहा हूँ, तो उसका फल फिर जो है सब में बढ़ जाएगा। इसका हिंट अभी हमने थोड़ी देर पहले करा कि जब एक आर्मी का व्यक्ति ड्यूटी के टाइम पे अपना एक कर्म करता है और कई लोगों को मार देता है, तो उस पे मर्डर, किसी की मृत्यु का करवाने का कर्म का फल नहीं आएगा। तो ये जो, अगर वो बचाव में कर रहा है, तो अपने देश को बचाने के लिए कर रहा है, तो जब भी हम अपनी ड्यूटी करते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं, और ऐसे भाव से करते हैं कि ये हमें करना ही है, ये हमारा काम है, और हम अपने व्यक्तिगत भाव से नहीं करते कि ये मैं कर रहा हूँ, मुझे इससे फ़ायदा मिलेगा, मुझे इससे मोक्ष मिलेगा, मुझे इससे ये मिलेगा, वो मिलेगा, जो भी मिलेगा, मिलने का भाव खुद का व्यक्तिगत ना हो, और अपनी ड्यूटी को ठीक से समझा हो, और दुनिया के अंदर नेगेटिविटी ना फैला रहे हों, गलत काम ना कर रहे हों, दुनिया के अंदर नुकसान ना पहुंचा रहे हों, हिंसा ना कर रहे हों, झूठ ना बोल रहे हों, चोरी चकारी ना कर रहे हों, ऐसा जो हम कर्म करेंगे, तो फिर उसके अंदर फल जो आएगा, फलित तो होगा, मगर वो फल हमें नहीं मिलेगा, वो फल सब में बढ़ जाएगा। जो कर्म हम कर रहे हैं और उसका फल तो चलो बट रहा है सब जगह पे। हमसे पूछा गया है कि भाई हमारा कर्म कौन सा ऐसा था जो हमारे को पहले जन्म पे लेके आया। मैंने अभी जैसे इसका बताया, क्योंकि मैं अब जो सवाल हैं जो बचे हुए हैं उनको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो कहाँ कहाँ पे और आगे हम उनको लेंगे। तो कौन सा ऐसा कर्म है जिसने हमारे को पहला जन्म करवाया? ये मैंने कहा लॉ ऑफ एवोल्यूशन जब हम करेंगे, जब हमारा असल का स्वभाव क्या है, हम कौन हैं, उसकी जानकारी हम जब लेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये जो चक्र है जीवन और मृत्यु का, ये कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ, और फिर वो कर्म कैसे बना जो पहला जन्म लेके आया। फिर ये सवाल पूछा गया है कि कर्म को अगर हमने ख़त्म कर दिया
तो फिर आगे क्या? अब मान लीजिए अभी तक तो हमने बात करी कि कर्म हम कर रहे हैं, उसका फल मिल रहा है, ये नॉर्मल सिनेरियो है। दूसरा है कर्म हम कर रहे हैं मगर अब हमारे को फल नहीं मिल रहा है। तो क्या होने वाला है थोड़े टाइम में? जितने भी हमारे संचित में कर्म बचे हुए हैं वो धीरे 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 एग्जॉस्ट होते चले जाएंगे, यानी उनका फल आता चले जाएगा और वो ख़त्म होते चले जाएगा। सारी जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो ख़त्म होती चली जाएंगी। फिर एक ऐसा टाइम आएगा, इसमें हो सकता है एक जन्म लगे, इसमें हो सकता है कई जन्म लगे। फिर एक ऐसा टाइम आएगा, ऐसा समय आएगा जब कर्म का बैलेंस हमारा बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, ख़त्म। अब कोई पिछला कर्म रह नहीं गया और करंट जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमारे को मिल नहीं रहा है। तब क्या होगा? इस अवस्था को नॉर्मली ट्रेडिशनली हम कहते हैं मोक्ष या निर्वाण। तो इसके बारे में भी ये कौन सी ऐसी अवस्था है जिसके अंदर व्यक्ति ऐसा होता है जब वो कर्म कर रहा है, फल आ नहीं रहा है उसकी तरफ, और जो पुराने कर्म है वो भी अब खत्म हो गए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? अगर हम एक ही शब्द बोलें तो महात्मा कह सकते हैं, संत कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो सेल्फ रियलाइज्ड हो गए। और हम, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या की हम इस श्रृंखला में चल रहे हैं और कई हमारे दोस्तों ने पूछा है ये ब्रह्म विद्या क्या है, तो उनको लग रहा है जो हम बात कर रहे हैं ये ब्रह्म विद्या से क्या लेने देना, हम तो बहुत सांसारिक बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर तो कुछ परमात्मा की बात नहीं हो रही, आत्मा की बात नहीं हो रही। अभी हम चल रहे हैं, बहुत निचले लेवल पे चल रहे हैं। हम ऐसा चल रहे हैं कि हम दुनिया को अभी देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसको भी समझना ज़रूरी। ये भी तो है, ये जो जगत है ये भी तो बनाया गया है, ये भी तो उस ब्रह्म या ब्रह्मा या जो भी आप कह लें ईश्वर का बनाया हुआ है। तो ब्रह्म विद्या या ईश्वर की विद्या या प्रज्ञा या डिवाइन विजडम, आत्मविद्या, ये सारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। तो हम जो अब देख रहे हैं इसको थोड़ा मोटा मोटा समझ लें तो फिर हम नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो अब हमने अभी तक जो समझा है वो यही है कि जो हमारे आसपास जो घट रहा है वो कर्म के अनुसार घट रहा है, प्राकृतिक नियमों के अनुसार घट रहा है, और जो कुछ भी घट रहा है मेरे व्यक्तिगत जीवन में वो मैंने ही खुद बनाया हुआ है, वो घट रहा है, किसी और का दिया हुआ नहीं है। ये सब हम बात अब तक समझ चुके हैं। इससे हम अब आगे चलेंगे, और अभी तक जो 4 ऑब्जर्वेशन हमने ली थी, हम अगले एपिसोड में 5वीं ऑब्जर्वेशन लेंगे, और 5वीं ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हम इस प्रक्रिया को ब्रह्म विद्या के आगे चालू रखेंगे। तो आशा करता हूँ आप ज़रूर जुड़ेंगे अगले एपिसोड में ब्रह्म विद्या के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।